नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग 16th एज वेल एज 17th ऑफ सितंबर 2024 का असम ट्रिब्यून के इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले यहाँ पे उसके कंपाइलेशंस आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। शुभोदीप। चलिए सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं भास्कर इनिशिएटिव के रिलेटेड। नाउ हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने लॉन्च किया है ये भास्कर इनिशिएटिव। नाउ भास्कर इनिशिएटिव का फुल फॉर्म क्या है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री इनिशिएटिव। यह क्या होने वाला है? यह एक सेंट्रल हब होने वाला है, एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म होने वाला है हमारे देश के हर एक स्टार्टअप्स, हर एक इन्वेस्टर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स एज वेल एज गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए, जिससे क्या सब कोई मिलकर आ सके और इसी प्लेटफॉर्म में एक साथ कोलाबोरेट कर सके। ना इससे फ़ायदा क्या क्या होने वाला है? इससे कोलाबोरेशंस तो इन्हांस होगा ही, बट साथ ही साथ इंट्रैक्शंस एंड कोऑपरेशंस भी बढ़ेंगी अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, वो स्टार्टअप इन्वेस्टर्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ ही क्यों नहीं हो। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स के नाम दिए गए हैं, जो क्या कोई भी इंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम में अगर देख लीजिएगा तो दीज आर द स्टेक होल्डर्स हु आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट, राइट। तो सब कोई ये लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे, दैट इज भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, दैट इज भास्कर, राइट। नाउ इनका प्राइमरी तो गोल होगा दैट दुनिया का लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री बना सके एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का, बट इसके की फीचर्स अगर देख लीजिएगा उसमें वो रहेगा नेटवर्किंग एंड कोलाबोरेशन, दैट इज अनडाउटेडली, क्योंकि एक स्टेक होल्डर दूसरे स्टेक होल्डर से मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इससे कनेक्शंस बनेंगे, इससे पार्टनरशिप बनेगा। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड एक्सेस। बोला जा रहा है एक यूनिफाइड एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा टू द रिसोर्सेज फॉर ऑल द यूजर्स। नेक्स्ट पर्सनलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन। ना बोला जा रहा है एक यूनिक प्रोफाइल बनाया जाएगा फॉर यूजर्स, जिससे वो इन्हांस कर सके अपने इंट्रैक्शंस, अपने आप को डिस्कवर जिससे करवा सके। क्योंकि देखो मेन चीज़ होता है कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए मेन चीज़ होता है दैट आपको जिससे ऑब्जर्वेशन मिले स्टार्टअप कम्युनिटी के द्वारा। जैसे सोचो मेरा एक स्टार्टअप है जहाँ पर मैं एक मिठाई बेच रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल एक ड्राई मिठाई मैं थ्रू आउट इंडिया सर्कुलेट कर रहा हूँ, राइट। अब मिठाई के लिए मुझे क्या चाहिए? अब प्रॉपर पैकेजिंग वाला भी चाहिए। आपका सोचो कंपनी एक पैकेजिंग क्रिएट करता हो, राइट। एक डिलीवरी वाला भी चाहिए, तो आपका एक थर्ड इंसान है जिसका डिलीवरी का कंपनी हो, राइट। सो लाइकवाइज अगर ऐसे लोग एक साथ एक इकोसिस्टम में आके जुड़ते हैं तो अनडाउटेडली विजिबिलिटी तो बढ़ेगी ही, बट साथ ही साथ कनेक्शंस भी बनेंगे, और वही तो इम्पॉर्टेंट है इंडिया को एज अ ग्लोबल ब्रांड प्रोमोट करने के लिए, राइट। जिससे हमारा ग्लोबल इकोसिस्टम जो होना चाहिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम, वो प्रॉपर होना चाहिए और नोन होना चाहिए। नेक्स्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल के रिलेटेड बोला गया है, यहाँ पे बात की जा रही थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, राइट। अर्थ्स अनसंग प्रोटेक्टर। नाउ अनडाउटेडली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका मेन एम यही था दैट ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही थी पास्ट में उसको रिवर्स कराना। जी हाँ, बहुत हद तक यही आर्टिकल में बोला गया दैट हाँ इसने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस तो किया है, बट अभी भी कुछ कुछ ऐसे चैलेंजेस है विच आर रिमेन्स देयर। नाउ लेट्स सी फर्स्ट द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। नाउ सबसे पहला ओजोन लेयर जो है ना, ये यूवी रेडिएशन जो सन से आती है उसको रोकती है। इससे क्या होता है दैट कुछ कुछ ऐसे यूवी, देखो यूवी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, दैट इज अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, जिसमें अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी जो होता है ना ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो ये ओजोन लेयर क्या करती है, इसी हार्मफुल लेयर को प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर कहाँ होता है, कौन से लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में, राइट। और अगर यूवी बी, यूवी सी रेडिएशन अगर आपके स्किन में टच कर जाए ना, पता है आपको स्किन कैंसर तक हो सकता है, राइट। तो वही बोला गया व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशंस, दैट देखो स्किन कैंसर, कैटरैक्ट और इम्यून सिस्टम को आपका वीक कर सकता है। ये तो चलो ह्यूमन के हेल्थ को, बट वहीं पर एक्वाटिक इकोसिस्टम का भी क्या ये इम्पैक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये फाइटोप्लैंक्टन के ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। और आपको तो पता ही है दैट मरीन फूड चेन में सबसे प्रोड्यूसर कैटेगरी में कौन आता है? ये फाइटोप्लैंक्टन्स। अगर इनको कुछ हो गया तो पूरा जो ऊपर का हायरार्की का फूड वेब है वो गड़बड़ा सकता है। यही नहीं, प्लांट्स के ग्रोथ में भी यूवी रेडिएशन का एक बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है दैट यूवी रेडिएशंस के कारण हमें
फोटोसिंथेसिस जो है वो डिसरप्ट होने देखने को मिल सकती है, जिससे लॉन्गर टर्म में प्लांट्स के ग्रोथ भी इम्पेयर्ड हो सकते हैं और क्रॉप की यील्ड भी रिड्यूस हो सकती है। तो ओजोन लेयर और क्लाइमेट सिस्टम की अगर बात करें, यस, ओजोन लेयर रेगुलेट करता है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को, और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन्स अगर देख लीजिएगा ये एक्ट करता है एज अ ग्रीन हाउस गैसेस, जो क्या कंट्रीब्यूट करता है उल्टा ग्लोबल वार्मिंग को। यही नहीं, अगर देख लीजिएगा इंट्रैक्शन, यस, अब देखो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के जो इंट्रैक्शंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है हमको क्लाइमेट चेंज स्ट्रैटेजीज़ को बनाने और डील करने के लिए, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन अगर देख लीजिएगा एक बहुत ही बड़ा सीरियस इशू है, राइट। एक्चुअली क्या होता है ना, दैट हमारे ट्रोपोस्फेयर में बहुत समय हम लोग जाने अनजाने में क्लोरीन या फिर ब्रोमीन रिलेटेड मॉलिक्यूल्स का इजेक्शंस करते हैं, राइट, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हैलेंस। इनसे क्या होता है, ओजोन, ये क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, राइट, जिसमें क्लोरीन या फिर ब्रोमीन की मात्रा होती है। अब ये क्या होता है, ये आसमान में जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है ना, उसको जाके, ओजोन मतलब क्या, O3, उसको तोड़ देता है इनटू ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एक फ्री रेडिकल, है ना, तभी ना हुआ O2 और एक ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल, राइट। अब इससे क्या होता है, अब देखो क्या हुआ, ओजोन जो लेयर बना हुआ था टूट गया ना, है ना, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, दैट यस, यूवी रेडिएशन जो आराम से अर्थ के सरफेस तक रीच कर जा रहा है, और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है, जैसे कैंसर के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कैटरैक्ट्स बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है, प्लांट का ग्रोथ रिड्यूस हो जाता है, और लॉन्गर रन में अगर देख लीजिएगा मरीन इकोसिस्टम भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। तो ग्लोबल अगर एफर्ट्स देख लीजिएगा और ट्रेटीज जिसमें इंडिया भी इम्पैक्ट मतलब इंक्लूडेड है, तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सबको पता है इसका मेन एम यही था दैट 1987 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसका इफेक्टिव डेट 1989 था। इसका मेन एम था दैट कैसे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है ना ODS, उसके जो प्रोडक्शंस और यूज़ है उसको रिड्यूस किया जा सके, जो क्या समय के साथ साथ रिवीजन भी किया गया। बट अगर इसका करंट स्टेटस देख लीजिएगा, एज ऑफ नाउ 197 कंट्रीज ने इस प्रोटोकॉल को ऑलरेडी साइन कर दिया है। और इसके इम्पैक्ट और चैलेंजेस की अगर बात करें, यस, क्लियरली बोला ही गया दैट ओजोन होल जो है अंटार्कटिका के ऊपर ग्रेजुअली धीरे धीरे हील कर रहा है। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल हुआ है, हम लोग को देखने को मिला है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस तो रिड्यूस हुआ ही है, बट साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट करने में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, राइट। और अब कुछ कुछ चैलेंजेस यही बोला जा रहा है दैट देखो अभी मॉनिटर तो किया जा रहा है दैट ओजोन लेयर के रिकवरी को, बट अभी क्या हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट। तो वही बोला जा रहा है, उसके कारण कुछ कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो अराइज हो सकते हैं, उनको हम लोग को प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा। और अभी जो है क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो साल है ना, इस साल हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, 30th इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर। मतलब हम लोग जो है एनिवर्सरी काइंड ऑफ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आपको पता है जब 30th, 10th, 100th, 50th इस टाइप की चीज़ें हो ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में, राइट। सो जस्ट गो थ्रू इट। नेक्स्ट, आज के असम ट्रिब्यून के आर्टिकल में तो ये था बुलडोजर इनजस्टिस के बारे में। बुलडोजर इनजस्टिस, व्हाट वाज दिस? देखो, आपको जो शनिवार के आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था दैट सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला है दैट कभी कभी गवर्नमेंट जो है अपने हाथ पे कानून ले लेती है ना। और कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस थे जिसमें ये बुलडोज़र वाला भी एक हम लोगों ने आर्टिकल डील किया था, राइट। अब क्या बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है दैट आप प्रॉपर्टीज़ को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो भाई, है ना। आप अपने से बुलडोज़र चला दे रहे हो कोई भी प्रॉपर्टी पे, क्या ये सही है? क्या ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं करता? क्या ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करता? तो सुप्रीम कोर्ट का कंडेमनेशन अगर देख लीजिएगा, क्लियरली उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इस बुलडोजर के जस्टिस को, राइट। जहां पर स्टेट गवर्नमेंट मनमाने तरीके से, अगर आपने देखा मध्य प्रदेश में कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले थे, हम लोग को उत्तर प्रदेश में ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले थे जहां पर बुलडोजर चला दिया गया जस्ट फॉर द फैक्ट दैट एक वो बंदा एक्यूज है क्राइम का। अरे भाई,
हमारे देश में तो यही है ना, दैट जब तक कोई क्रिमिनल प्रूव ना हो जाए दैट ही वो क्रिमिनल है, तब तक उसको क्लीन चिट दिया जाएगा, तब तक। बट अगर प्रूव हो जाता है तब तो वो क्राइम है, क्रिमिनल है, राइट। सो यहाँ पर भी बोला गया है दैट देखो स्टेट गवर्नमेंट ने डिमोलिश किया है द ड्विंडलिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एक्यूज्ड ऑफ क्राइम अंडर द गाइज ऑफ कॉम्बैट इलीगल इंक्रोचमेंट। ये क्या है भाई, अगर कोई इंसान गलती कर रहा है तो उसको कोर्ट ना उसको ऑर्डर देगी, कोर्ट जब ऑर्डर देगा तब आपका वो होगा, है ना। आपका सिंपल सा कोई भी गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये सब नहीं चलता, क्योंकि इससे जो है ना जिसका घर आप तोड़ रहे हो उसके फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट होता है ना। वही बोला है, इट नॉट ओनली डिस्प्लेसेस द एक्यूज बट ऑल्सो रेंडर्स द फैमिली होमलेस। जी हाँ, इससे उनके फैमिलीज जो है ना वो होमलेस हो जाती हैं, है ना। इससे नेगेटिव रिपरकशंस हम लोग को देखने को मिलता है इंडिविजुअल्स एज वेल एज कम्युनिटीज़ के ऊपर भी। और हिस्टोरिकल अगर कंटेक्स्ट, वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे भाई ये सब तो कांड कौन जैसे ये करते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया रेजिम वो लोग करती है, नाजी जर्मनी ने किया था, यूएसएसआर ने किया था, गोल्डन एज ऑफ चाइना में भी ये सब चीज़ें की गई थी, राइट। तब इस टाइप को पनिशमेंट दिया जाता था। बट हम लोग क्या है, हम लोग एक डेमोक्रेसी है, राइट। और वो दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से जब इस टाइप के इंसिडेंसेस आएंगे तो दुनिया तो हमें को क्रिटिसाइज करेगी ना उल्टा, राइट। तो वही बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज करते हुए गया दैट देखो ये जो है ये बिल्कुल मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसकी कोई लीगैलिटी बिल्कुल ही नहीं है। और जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के अगर रोल्स देख लीजिएगा तो वही एपेक्स मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट देखो इट विल नॉट लाइक प्रोटेक्ट अनलॉफुल डेवलपमेंट्स और इंक्रोचमेंट, राइट। डिमोलिशंस शुड नॉट बी यूज्ड एज अ प्यूनिटिव मेजर्स विदाउट लीगल प्रोसीडिंग। बिना लीगल प्रोसीडिंग के अगर आप कहीं पर देख रहे हो इंक्रोचमेंट होगा, ठीक है लीगल प्रोसीडिंग होगा, उसके बाद चीज़ें अगर होंगी ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तब पता है लोग भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे ना, बट आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोग भी क्रिटिसाइज कर देंगे इससे, राइट। तो वही बोला गया रिक्वेस्ट फॉर गाइडलाइंस, दैट इज सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड फॉर सजेशंस जिससे क्रिएट कर सके एक पैन इंडिया गाइडलाइंस जिससे एड्रेस की जा सकी है इस इशू को। और कंक्लूजन टर्म्स में यही बोला जा रहा है दैट जी हाँ ये जो बुलडोजर जस्टिस का कॉन्टिन्यूस है ये बिल्कुल अंडरमाइन करता है रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, इसलिए जुडिशियल एक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है जिससे एड्रेस और रेक्टिफाई किया जा सके इस टाइप के प्रैक्टिसेस को। साथ ही साथ देयर इज अ कॉल फॉर रिस्ट्रेन, दैट इज बोला गया दैट ये जो एग्जीक्यूटिव का जो एक्सेसिव पावर है ना उसको भाई रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, एज दोज एंगेजिंग इन एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शंस मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। अगर आप एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन में इन्वॉल्व हो देन आपको अकाउंटेबल किया जा सकता है, राइट। और जुडिशरी को भी इंश्योर करना पड़ेगा एक फेयर और लॉफुल ट्रीटमेंट किया जा सके कभी भी अगर इस टाइप के डिस्प्यूट्स हमको कोई भी क्राइम या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हमको देखने को मिले तो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। आशा करता हूँ दैट ये बहुत ही इम्पैक्टफुल आर्टिकल्स है जो कि आपके लिए डिस्कस किया गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।